नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी 99 में। तो आज हम राज्य व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर देखिए अनुच्छेद 53 के तहत क्या होगा कि पूरी कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होंगी, कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन उन शक्तियों का उपयोग क्या करता है राष्ट्रपति? अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर या अन्य अधीनस्थों के माध्यम से अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। अब देखिए राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अब राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो अपनी 35 वर्ष की आयु क्या है पूरी कर चुका हो। और थर्ड क्या है, लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य योग्य होना चाहिए, या वो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य योग्य हो या फिर वो राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य योग्य हो, तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि पागल व दिवालिया ना हो, मतलब वो पागल और दिवालिया ना हो। और नेक्स्ट क्या है, वो राज्य के या केंद्र के किसी ऐसे पद पर ना हो जो वो लाभ के पद पर काउंट किया जाए। नेक्स्ट देखिए आपका निर्वाचन। तो निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, राज्यों की जो विधानसभा है, तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है और अन्य केंद्र शासित प्रदेश, उनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, वो भाग लेंगे, निर्वाचित करेंगे। और राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया जो होती है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होती। एकल संक्रमणीय पद्धति में ऐसा होता है कि जो राज्यसभा के या लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो सभी सदस्यों को क्या करेंगे, अपनी वरीयता क्रम में वोट करते हुए जाएंगे। सबसे अधिक जिसकी वरीयता प्राप्त करेगा वही भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। अब नेक्स्ट देखिए भारत के राष्ट्रपति क्या शपथ कैसे होती है। तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, भारत का राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यदि अगर जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ना हो, अनुपस्थित हो, तो उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के अन्य कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब देखिए राष्ट्रपति की अवधि। तो राष्ट्रपति की अवधि जो होती है, पद की अवधि, तो वो जो है जिस तारीख से पद ग्रहण करता है उसके जो है 5 वर्ष तक वो क्या है, वो राष्ट्रपति की पदावधि पर आसीन रह सकता है, रहता है। यदि इसी के दौरान, पद अवधि के दौरान 5 वर्ष के अंदर अगर वो त्यागपत्र किसी को देता है तो वो किसको त्यागपत्र देता है, वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। किसको? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। अगर राष्ट्रपति को हटाया जाए तो हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। तो महाभियोग प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है।
संसद के किसी भी सदन का मतलब ये हुआ लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक, या उच्च सभा या निम्न सभा, निम्न सदन या उच्च सदन बोलते हैं। अब महाभियोग प्रक्रिया लाने के लिए अब सदस्य कितने होने चाहिए, कितने प्रस्तावित होने चाहिए, तो प्रस्तावित सदस्य जो है कितने होने चाहिए, 1/4 सदस्य। वो 1/4 सदस्य लिखित सूचना 14 दिन के पहले क्या करेंगे, वो लिखित सूचना राष्ट्रपति को देंगे। अगर उसमें जो है 2/3 सदस्य क्या होते हैं, अगर बहुमत मिल जाता है तो महाभियोग प्रक्रिया उस पर चलाई जाती है, राष्ट्रपति पर। तो शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, तो राष्ट्रपति की शक्तियां 5 प्रकार से दी गई हैं। तो यहाँ पे 5 प्रकार कौन सा है, एक कार्यपालिका की शक्तियां, दूसरा सैनिक शक्तियां, और तीसरा क्या है वित्तीय शक्तियां, और चौथा क्या है न्यायिक शक्तियां, पांचवा आपातकालीन शक्तियां। अब इनको ही बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या है कार्यपालिका शक्तियां। तो जैसे यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन, राष्ट्रपति जो है जितने भी केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 74 के तहत करता है, जिनका मुखिया क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब जो है इसमें भी टाइप हो गए, तो इसमें टाइप क्या है, तो एक तो नियुक्तियों से संबंधित है, जितनी भी संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर महालेखा नियंत्रक परीक्षक हो, तो संवैधानिक पद हैं, उन संवैधानिक पदों का जो है राष्ट्रपति क्या करता है, उनकी नियुक्तियां करता है। अब आयोग का गठन, तो राष्ट्रपति जो है जितने भी आयोग होते हैं, जैसे कि राज्य लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग है, राजभाषा आयोग है, और वित्त आयोग है, तो भारत में जितने भी आयोग हैं उनका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के तहत करेगा, लेकिन जो है उनका एक मुखिया होगा, मंत्रिपरिषद का एक मुखिया होगा, जिसका क्या नाम होगा, प्रधानमंत्री होगा। फिर जो है नियुक्तियों संबंधित, मतलब जितने भी संवैधानिक पद हैं उन संवैधानिक पदों की नियुक्तियां वो राष्ट्रपति करता है। जैसे राज्य हों, राज्यपाल, राज्यों के महान्यायवादी, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, तो ये सब नियुक्तियां किसके माध्यम से की जाती हैं, राष्ट्रपति के माध्यम से। और आयोग का गठन, जितने भी भारत में आयोग बने हैं तो उनका गठन जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब देखिए सैन्य शक्तियां, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होता है देश का सर्वोच्च सेनापति होता है, देश का सर्वोच्च सेनापति होता है, और युद्ध और शांति की घोषणा करने का पूरा उसको अधिकार होता है राष्ट्रपति को। फिर देखिए वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां जैसे वित्तीय शक्तियों से संबंधित निम्न कार्य करवाता है, ठीक है, जैसे धन विधेयक है, ठीक, धन विधेयक, वार्षिक वित्त विधेयक, ये सब जो है विधेयक वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्या है, न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति में। तो न्यायिक शक्तियां में क्या होता है कि न्यायिक शक्तियां वो 3 प्रकार की होती है। एक तो वो क्या करता है, जो राज्यों के न्यायाधीश होते हैं तो उनकी वो क्या करते हैं,
नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा नेक्स्ट क्या है कि क्षमादान की शक्तियां। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को या दोषी को मृत्युदंड दे दिया गया हो तो उसकी क्षमादान याचना करने के लिए अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है तो अगर राष्ट्रपति की संस्तुति के द्वारा उसको क्षमादान दिया जा सकता है। ठीक, तो वो शक्ति जो है अनुच्छेद 74 के तहत दी गई है राष्ट्रपति को। अगर किसी व्यक्ति को जो है उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया हो तो अगर वो अपनी क्षमादान याचिका दायर करता है तो राष्ट्रपति इस पे विचार करता है कि इसको क्षमा दी जाए या ना दी जाए। तो ये शक्ति किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। और उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार, मतलब किसी कानून पर ठीक है अगर सलाह लेनी हो तो वो उच्चतम न्यायालय से ले सकता है। फिर देखिए आपातकालीन शक्तियाँ। अब देखिए भारत में जो है आपातकालीन की शक्तियाँ वो भी राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो आपातकालीन शक्तियाँ ये 3 प्रकार की होती हैं। तो एक तो हुआ राष्ट्रीय आपातकालीन अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकालीन अनुच्छेद 360 के तहत। अब 15 मिनट में पूरे जो है कंप्लीट राष्ट्रपति शासन पढ़ चुके हैं।